शरीफ साहब जो हैं वो कह रहे हैं जी कि एक बहुत ही हाई पावर्ड चाइनीज डेलीगेशन पाकिस्तान में आने वाला है। क्या मतलब है पायन हाई पावर्ड, यानी इससे पहले हाई पावर्ड कोई डेलीगेशन कभी पाकिस्तान में चाइना से नहीं आया, ये पहली बार आ रहा है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी कि मेरा जो चाइना का प्रपोजल था वो बड़ा ही सक्सेसफुल रहा। वहां पे मेरी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट टू बिजनेस और बिजनेस टू बिजनेस और जो है बड़े हाई लेवल फोरम्स के साथ मेरी बातें हुई हैं। कैबिनेट मेंबर से मैं मिला हूँ, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उनसे भी मैं मिला हूँ। और जब जिससे मैं मिला हूँ सब ने कहा है कि हमारे जो चाइनीज नेशनल्स हैं उनको सिक्योरिटी पहुंचाएं। मैंने उनके साथ वादा किया है कि हम बिल्कुल चाइनीज जो नेशनल्स हैं उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल करेंगे। इसके अलावा आज उन्होंने जो है एक और मीटिंग की जिसमें कि उन्होंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को कहा है कि ये जो बेतहाशा लोड शेडिंग बढ़ गई है, इसमें जो पावर थेफ्ट हो रहा है उसको रोका जाए ताकि ये लोड शेडिंग रोकी जा सके। फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब ने कहा है कि जी हम तो बिल्कुल मरने लगे थे लेकिन पाकिस्तान के एग्रीकल्चरल सेक्टर ने हमको बचा लिया और ये मेजर पिलर ऑफ कंट्री है। भाईजान आपको आज पता चला है, कब से रह रहे हो आप इस मुल्क में? एग्रीकल्चरल तो कंट्री है ये, एग्रीकल्चरल तो हमारी बेस है और एग्रीकल्चर को भी बर्बाद करने के ऊपर सारे तुले हुए हैं। बहरहाल जी जो मोहम्मद औरंगजेब साहब है वो कहते हैं जी कि हमारा जो टारगेट हमने मीट करना था वो 2% था लेकिन हमने 2.38% जो है वो अचीव किया। ये बातें उन्होंने उस वक्त की हैं जिस वक्त ये आज इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2023-24 का प्री बजट ये जो डॉक्यूमेंट है ये दे रहे थे ऑन कंट्रीज मैक्रो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स इन द आउटगोइंग फिस्कल ईयर। उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि इंटरेस्ट रेट रेजीम जो थी और एनर्जी इक्वेशन जो थी उसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ है लेकिन हमें बचा लिया एग्रीकल्चर सेक्टर ने। इसके अलावा जो पाक रुपी थी वो भी काफी डिप्रिशिएट हुई थी 29%। फॉरेन एक्सचेंज जो था हमारा बहुत नीचे चला गया था और सिर्फ हमारे पास 2 वीक्स का कवर रह गया था 2022-23 में। आपको पता ही है कि मैंने सारी जिंदगी प्राइवेट सेक्टर में काम किया है और तो मुझे भी पता था कि हम जो हैं यानी कि मरने वाले हैं तो हमको आईएमएफ के पास जाना ही पड़ेगा। अगर आईएमएफ के पास ना जाते तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हमारी डिफिकल्ट हो जाती। मुल्क जो हैं वो टैक्सेस के ऊपर चलते हैं, चैरिटी के ऊपर नहीं चलते हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि ये जो लीडरशिप है शहबाज शरीफ साहब की वो बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आ रही है तो उसकी वजह से जो है मुल्क अब सही चलेगा। तो पायन असल में जो अंदर की स्टोरी होती है ना हमारे बेचारे मासूम लोगों को पता नहीं होती। तो अंदर की स्टोरी ज़रा मैं थोड़ी सी ना ज़्यादा बात करते हुए आपको बता दूं कि जैसे ही पाकिस्तान जो है वो आईएमएफ का कर्जा लेता है ना जी, जैसे ही एशियन डेवलपमेंट बैंक का लेता है, जैसे ही सऊदी से कर्जा लेता है, जैसे ही भीख बल्कि मांगता है सऊदी से, जैसे ही भीख मांगता है यूएई से, पहला काम क्या होता है पाकिस्तान में? पहला काम ये नहीं होता कि यार गरीब की हालत अच्छी करें, फटाफट कोई जो है हम यहाँ पे डैम लगा लें, फटाफट हम जो है यहाँ पे बिजली के मसले हल करें, पानी साफ का मसला हल करें, कचरा ही अपने मुल्क से साफ कर लें जो जगह जगह पे है। ये भिखारियों को ना रिफॉर्म्स के ऊपर इन चीजों पे नहीं है। सबसे पहली चीज जो पाकिस्तान में होती है जैसे ही ये पैसे मिलते हैं हर वड्डा सेक्रेटरी और मिनिस्टर जो है कहता है पायन सानू एक पजेरो लेके दो या सानू एक लैंड क्रूजर लेके दो। पैसा आ गया, बहुत पैसा आ गया पाकिस्तान दे विच, सानू एक लैंड क्रूजर लेके दो सबसे पहले। अच्छा जी, फिर वो जो है वो कई करोड़ की वो गाड़ियां आ जाती हैं। उसके बाद ये सोचते हैं कि अब हमने गरीब का क्या काम करना है। मेरे दोस्त हैं बहुत अच्छे, खालिद कयूम साहब ब्लूमबर्ग पाकिस्तान के अंदर काम करते हैं वो एक दफा इंटरव्यू लेने के लिए गए थे शौकत अजीज साहब का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरे भी बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर्स के उन्होंने इंटरव्यू लिए हुए हैं तो उनकी लड़ाई हो गई वहां पे लड़ाई इसलिए हुई कि शौकत अजीज साहब ने कहा जी जो हमने रिफॉर्म्स की हैं उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आएगा। तो खालिद कयूम साहब जो मेरे दोस्त हैं ब्लूमबर्ग में जो काम करते हैं उन्होंने कहा पायन ट्रिकल डाउन इफेक्ट क्यों होता है प्राइम मिनिस्टर साहब, ट्रिकल अप क्यों इफेक्ट नहीं होता है? आप पहले अपने जो बड़े मगरमच्छ बैठे हैं उनका फायदा करके फिर गरीबों का क्यों सोचते हो? गरीबों का सोच के बड़ों का फिर आप बाद में क्यों नहीं सोचते हो? तो भाईजान असल में वो मैंने आपको अंदर की स्टोरी बता दी है। जैसे ही पैसे आते हैं, बड़ी बड़ी गड्डियां आती हैं, अय्याशियां आती हैं, है ना? मिस एक सवाल, हाँ जी, कब आपने कभी पानी नीचे से ऊपर जाते हुए देखा? हाँ, लेकिन ये पानी नहीं है ना, ये गंद है। ये बहती गंगा है।
अच्छा, उसमें हाथ धो रहे हैं, ऊपर से ही बहती है वो उसमें हाथ धो रहे हैं सब बाल लोग। भी इनका कहते हैं हम ऊपर से नीचे बहा देंगे। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, नीचे वो से ऊपर उमर कैसे शरीफ, है? हाँ उमर शरीफ का आपने लतीफा सुना है ना, कहता है मैं जब इंडिया में गया तो उन्होंने मुझे कहा अपना नोट दिखाओ, तो मैंने जब नोट दिखाया तो उसमें हमारे बाबा जी जो हैं जी, जी। बड़े शांति से आराम से प्यार से बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं और बच्चों को जैसे कह रहे हैं बच्चों मिल बांट के खाओ, जितना खाने पाकिस्तान को खाओ। कहता है फिर मैंने उनको कहा कि भैया अब आप मुझे अपना इंडिया का रुपया दिखाएं। जब उन्होंने दिखाया उसमें गांधी जी डंडा लेके बैठे हुए हैं, जिसका मतलब है खबरदार तुमने हिंदुस्तान का पैसा खाया। तो बस भाईजान, बस क्या करें, अभी जो है मसले अलग है, मसले अलग हैं, मसले अलग हैं। खाने का शौक है, असल में हम खाने वाली कौम है ना, हमें खाने का बहुत शौक है। खा गए अभी भी पेट भर नहीं रहा है, इतने भूखे और नदीदे और शोधे हैं हमें, ऐसा है। अच्छा जनाब, पीपीपी की जो इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं शाजिया मरी साहब, उन्होंने आज बड़े एलिगेशंस लगाए हैं पीएमएलएन की सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, और उन्होंने कहा जी कि हम तो इनके साथ गवर्नमेंट के अंदर की ए लाए हैं, फिर भी बजट का जो 2024-25 का जो ये लेकर आए हैं उसके अंदर इन्होंने हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रहे थे इस्लामाबाद में, जिसमें इन्होंने रेजर्वेशन शो की, जिस वक्त फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं हमारे मोहम्मद साहब वो लेकर आ रहे थे ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जब इन्होंने प्रेजेंट किया। शाजिया मरी जो कि एक एमएनए है पीपल्स पार्टी की, उन्होंने कहा जी कि पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की एक इंपॉर्टेंट सेशन जो है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ बीबी जरदारी जो है वो होएगी टू डिस्कस बजट 2024-25, और इसके अंदर जो है वो कह रहे हैं कि हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर बैठना और बात करना जो है बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे साथ कोई भी जो एटीट्यूड है फेडरल गवर्नमेंट का वो बिल्कुल सही नहीं है। और हमने फेडरल गवर्नमेंट को बड़ा क्लियरली बताया था कि हम जो है फार्मर्स के मसले के ऊपर बिल्कुल आपके साथ नहीं चल सकेंगे अगर आपने उनके लिए कोई रिलीफ जो है अपने बजट के अंदर अनाउंस ना की। तो अब हमें पता नहीं है कि उन्होंने बजट के अंदर कोई रिलीफ अनाउंस की है कि वो नहीं किया। उसके बाद वो कह रही थी कि कल वेंसडे को यानी कि फिर से पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो एक मीटिंग करेंगे टू डिस्कस बजट। इससे पहले पीपीपी के जो सीनियर लीडर हैं खुर्शीद शाह साहब, उन्होंने भी कहा था कि पीपल्स पार्टी जो है उसको बिल्कुल कंसल्ट नहीं किया जा रहा फेडरल बजट को बयान करने में। और आज जिस वक्त ये इकोनॉमिक सर्वे दिया है मोहम्मद औरंगजेब साहब ने, तो उस पर ये सब लोग जो हैं और भी ज्यादा भड़क गए हैं। इमरान खान साहब, जैसे कि अभी आमिर आपको बता रहे थे कि दूसरी पार्टीज और अपोनेंट्स के साथ बात करने को तैयार हो गए हैं। इसकी जो डिटेल्स हैं वो पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने दी हैं। तो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल्स इस खबर में और बता दूं कि ये बैरिस्टर गौहर साहब आज जर्नलिस्ट जो हैं उनसे बात कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर, और उन्होंने कहा जी कि हमने अपनी पार्टी में ये डिस्कशन की थी और हमने ये फिर खान साहब को कहा है कि अगर ये डिस्टेंस जो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है हमारे और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके बीच में, तो एक रिकंसिलिएशन का जो रास्ता है वो हमको लेना पड़ेगा, जो कि खान साहब ने अब मान लिया है। इस पे जर्नलिस्टों ने से सवाल किया कि कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी एडवाइस किया था इमरान खान साहब को कि आप लोगों के साथ मिलकर बैठें और आप थोड़ा जो है वो अपना स्टांस नरम करें और जो है चीजों को आगे बढ़ाएं। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि ये हम किसी के दबाव में नहीं कर रहे हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट की ने जो हमें सुझाव दिया उसके ऊपर हम कंसिडर करेंगे, लेकिन ये हमारी पार्टी का खुद का फैसला है और उसके ऊपर खान साहब ने माना। इसके बाद वो कहते हैं जी कि हम अब बात शुरू करने लगे हैं पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के चीफ महमूद खान अचकजई के साथ, और इसके अलावा दूसरे भी अलायंसेस जो है अलायंस लेवल की हमारी मीटिंग्स होंगी और अलायंस लेवल पे भी हम बात कर सकते हैं और पीटीआई खुद भी इनिशिएटिव ले सकता है लोगों के साथ बात करने के लिए। पीटीआई ने कभी भी निगोशिएशन से रिफ्यूज नहीं किया है। तो अब बर्फ कुछ थोड़े थोड़े पिघल रही है तो हम बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये कोई भी नहीं है कि इमरान खान साहब कोई डील लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से। कोई डील जो है उस सिलसिले में लेके बाहर नहीं आएंगे। ठीक है पायन। अच्छा जी, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने कहा जी कि ये गलत किस्म की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि मेरे इमरान खान साहब के साथ कोई राब्ते हैं। मेरे कोई राब्ते भी नहीं है और आपने मेरे लिए एक जंग पैदा कर दी है। तो अगर जंग है तो जंग ही सही, फिर हम जंग ही करेंगे। आज ये एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इस्लामाबाद में और वो कह रहे थे कि ईद के बाद मेरी पार्टी जो है एक नई स्ट्रैटेजी बनाएगी
उन्होंने कहा जी कि हम एक पॉजिटिव डेमोक्रेटिक स्ट्रगल के ऊपर बिलीव करते हैं और हम पाकिस्तान को एक इस्लामिक वेलफेयर स्टेट जो है वो बनाना चाहते हैं। तो भाईजान आज तक क्यों नहीं बनाई, आज तक आप क्या कर रहे हो? अच्छा जी, बहरहाल जी वो कहते हैं जी कि हमने हमेशा जो पीस का जो रास्ता है वो चुना है और उसी पे हम चलते रहेंगे। और हम चाहते हैं कि जो ये जो वेस्टर्न पावर्स हैं, ये जो दुनिया की पावर्स हैं, ये पाकिस्तान को इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली कंट्रोल करना चाह रही हैं, हम उनको कंट्रोल नहीं करने देंगे। इसके अलावा उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसियों के रोल के ऊपर भी आज बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म दिया और उन्होंने कहा जी कि ये जो अभी हुए थे इलेक्शंस हुए थे उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो धांधली हुई है। इसके बावजूद जो मेरे पार्टनरशिप में लोग थे, यानी कि जो पीडीएम में जो लोग थे, इनके जो एलाइज थे, उन्होंने इन इलेक्शंस को फिर भी माना है, हालांकि ये रिग्ड थे। जेयूआईएफ ने ना तो 2018 के इलेक्शन का रिजल्ट माना था, ना 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट मानते हैं। और इसके अलावा उन्होंने कहा जी कि मुझे बड़ा अफसोस है कि केपी में और बलूचिस्तान के अंदर गवर्नमेंट की रिट जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है और इसके अलावा ये गवर्नमेंट जो है ट्राइबल रिसोर्सेज के ऊपर कब्जे करती जा रही है। तो भाईजान आप कब मानोगे इलेक्शन के रिजल्ट? जब आपकी पार्टी जीतेगी फिर आप मान लोगे। तो ये बातें जी आज फजलुर रहमान साहब ने की हैं। ठीक है जी। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जी आज ऑर्डर दिया है कि मार्गला हिल्स के ऊपर जितने रेस्टोरेंट्स हैं इंक्लूडिंग मोनाल सबको शट डाउन किया जाए। यह फैसला उन्होंने उस वक्त दिया है जब मार्च 11 को कोर्ट ने यह ऑर्डर दिया था कि ये जिस जमीन के ऊपर ये जो होटल्स रेस्टोरेंट जो बने हुए हैं उन सब का रिकॉर्ड जो है सामने लाने की जरूरत है। 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा, वो ये जो थे पिटीशन जो लाई थी मोनाल रेस्टोरेंट ने और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ऑफ जो है वहां की फेडरल कैपिटल की, उसके ये पिटीशन जो थे वो सुन रहे थे। मार्च 8 को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मोनाल को जिस वक्त शट डाउन किया था कि इसको ओपन किया जाए और सस्पेंड किए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये पूछा है सीडीए से कि ये जो 8600 एकर्स का एरिया है इसकी डिटेल्स बताई जाए, ये किसको बिलोंग करती है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो है उन्होंने बताया कि जी ये सारे का सारा इलाका जो है ये मिलिट्री एस्टेट ऑफिस क्लेम करता है कि ये मिलिट्री की लैंड है। वो पूरा पाकिस्तान ही मिलिट्री था, तो मतलब एक छोटी जी लैंड तक ही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप गलत कह रहे हो, ये लैंड जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बिलोंग करती है, ये मिलिट्री को बिलोंग नहीं करती है। इसके अलावा उन्होंने सीडीए से पूछा कि आप बताओ कि ये लैंड जो है सीडीए ओन करता है या कि कोई और आदमी करता है। तो अब पता चलेगा किसका है। फिर जनरल आसिम मुनीर साहब आ जाएंगे बीच में, फिर वो कहेंगे नहीं नहीं ये तो मिलिट्री का है सारा। भाईजान हमने तो बड़ी दफ़ा इधर कहा है ये वतन तुम्हारा है, हमें काम का इसमें। भाईजान क्या कर रहे हो आप, क्यों लड़ाई कर रहे हो इस छोटी सी बात पे हैं जी ऐसे। अच्छा जनाब, आईएसपीआर की आज प्रेस रिलीज आई है और उसके मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज जो है उन्होंने 11 टेररिस्टों को न्यूट्रलाइज किया है और ये जो थे ये सब के सब इन्वॉल्व थे। 7 पाकिस्तानी सोल्जर्स जिनके बारे में मैंने आपको कल बताया था, ये लकी मरवत के एरिया में जिन्होंने अटैक करके इनको, जिसमें कि एक कैप्टन भी शामिल था जिसकी के फ्यूनरल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब भी शामिल हुए थे, तो उनको मारा था। तो ये आज इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यानी कि आईबीओ था जिसके के ऊपर इन्होंने ना सिर्फ इनको मारा बल्कि इनका जो टेररिस्ट हाइड आउट था उसको भी खत्म किया और इसके अलावा सैनिटाइजेशन जो है इलाके की वो जारी है। पिछले महीने में भी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सारे आईबीओ के ऊपर सीरीज ऑफ जो रेड्स थे वो किए थे केपी के अंदर फ्रॉम मई 26-27 और उसके अंदर 23 टेररिस्टों को मारा था। मई 26 को हसन खेल पिशावर डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें 6 टेररिस्टों को मारा था और इनके बहुत सारे हाइड आउट्स भी बस्ट किए थे। मई 27 को टांग के एरिया में 10 टेररिस्टों को मारा था। फिर उसके बाद बाग खैबर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 7 टेररिस्टों को मारा था और 2 टेररिस्ट उसमें जख्मी हुए थे। तो भाईजान कब तक टेररिस्टों को मारोगे, कब ये सारा मसला ख़त्म होगा? पता नहीं जनाब क्या चलता जा रहा है यहाँ पे, तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा जनाब, वर्ल्ड बैंक जो है उसने ये भी जो आपको आमिर साहब खबर सुना रहे थे कि $1 बिलियन का फाइनेंसिंग पाकिस्तान को देने को वो तैयार हो गए हैं टू फंड दासू हाइड्रो पावर स्टेज 1 DHP1 प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक के जो बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उन्होंने ये अप्रूव किया है फंड पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ ये कि उसको अफोर्डेबल एनर्जी चाहिए बल्कि उसको क्लीन एनर्जी भी चाहिए। आपको पता ही है कि पाकिस्तान ने एक दफा कहा था कि हम जो कोल के जो प्लांट्स हैं वो चलाएंगे, लेकिन कोल का जब आप प्लांट चलाते हैं तो उससे जो एनवायरमेंट है उसको बेतहाशा जो उससे धुआं निकलता है उससे नुकसान होता है। उसकी वजह से आज वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान का ट्रांजिशन
टुवर्ड्स क्लीन एंड अफोर्डेबल एनर्जी जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा जो सोशो इकोनॉमिक सर्विसेज हैं लोकल कम्युनिटीज़ को वो भी इम्प्रूव होंगी इसकी वजह से। इस सिलसिले में उन्होंने कहा जी कि जो वापटा है उसकी भी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि फ्यूचर के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ये सेटअप कर सकें यानी कि चला सकें। तो उस सिलसिले में जनाब लेकिन वही है $1 बिलियन, अब ये पता चलेगा कितने पजेरो खरीदे जाएंगे। नहीं, लेकिन इस पे आप न्यूज़ आपने पढ़ी होगी। हाँ। उन्होंने शर्त ये जी 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 बड़े होशियार हो गए, पता है ना, होशियार हो गए, आप प्राडो ले लेंगे। हाँ। उन्होंने कहा स्पेसिफिकली एक एक चीज का हिसाब हम मांगेंगे और ये खर्च सिर्फ सिर्फ इस प्रोजेक्ट पे होगा। प्लांट जो लग रहा है दासू के हाइड्रो पावर प्लांट पे लगेगा, बाकी आप खर्च नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी जुगाड़े ढूंढ लेते हैं ना पाकिस्तानी। वो जरा एक मिनिस्टर होएगा ना वो तो पजेरो जरूर ले, वो कहेगा वो मुझे प्रोजेक्ट देखने के लिए वो गाड़ी चाहिए, आना जाना कन्वेंस भी तो चाहिए। हाँ, कन्वेंस चाहिए, पैदल तो बैठ के जाएगा। अब मतलब है खोते पे बैठ के वो जाएगा। वैसे आज की वैसे ये भी न्यूज़ थी कि पाकिस्तान में गधे जो हैं उनकी पॉपुलेशन और बढ़ गई है। ये भी थी मेरे पास न्यूज़, लेकिन मैंने थोड़ा इसको होल्ड किया। बताने की क्या जरूरत है, हमें पता ही है। इस न्यूज़ को होल्ड किया और बढ़ गई है जी। ऐसा है देखो ऐसे। अच्छा जी। अच्छा जनाब, आज आपको पता ही है कि अब जो मोदी जी की गवर्नमेंट है 3.0 शुरू हो चुकी है, उसके अंदर बहुत सारे पोर्टफोलियोज भी हमने आपको बताए थे दे दिए गए हैं। तो जो इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनको अभी भी एस जयशंकर को ही ये पोस्ट जो है वो दी गई है। फॉरेन मिनिस्टर जो है इंडिया के एस जयशंकर साहब, उन्होंने आज कहा है कि जी इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के साथ तमाम के तमाम मामलात जो बॉर्डर के हैं जिनकी की वजह से इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात बड़े खराब हो रहे थे उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। एस जयशंकर साहब वैसे जो हैं अपनी सेकंड टर्म निभाएंगे, फर्स्ट टर्म में ये बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ नहीं थे। अपनी सेकंड टर्म की पोस्ट संभालने के बाद उन्होंने कहा जी कि हमारे जो ताल्लुकात खराब हो गए थे पाकिस्तान के साथ 2019 में जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जिसमें कि इंडिया ने कहा था कि ये हमने ट्रेस किए हैं कि पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंट्स ने ये अटैक किया था। और उसके बाद फिर इंडिया ने भी एयर स्ट्राइक्स की थी पाकिस्तान के अलेजली मिलिटरी बेस में पाकिस्तान के अंदर, जो उन्होंने कहा था जी हम घुस के मारेंगे, और 4 दरख्त गिरा के वो गए थे। बहरहाल तो वो कहते हैं जी कि पाकिस्तान के साथ ये जो हमारा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ईयर्स ओल्ड मसला है इसको हम सुलझाव की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि अगर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान कर रहा है तो ये उनकी एज अ गुड नेबर अच्छी पॉलिसी नहीं है। और चाइना के साथ जो है हम फोकस करेंगे, जो LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मसले हैं उनको हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। जिस वक्त ये स्पीच कर रहे थे और ये सारी डिटेल्स दे रहे थे उस वक्त एक न्यूज और भी आ रही थी कि मिलिटेंट्स ने एक जो है वो ओपन किया है फायर एट अ हाउस इन सईदा सूकल विलेज इन हीरा नगर सेक्टर ऑफ इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू और कश्मीर का जो कथुआ का इलाका है। और इसके साथ साथ जो है आज हिंदुस्तान ने यह भी कहा है जी कि चाइना जो है वो आंध्र प्रदेश के इलाके में जो इंडिया कहता है कि हमारा हिस्सा है, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कई दफा एस जयशंकर साहब ने कहा है कि ये हमारा हिस्सा है, लेकिन अरुणा प्रदेश के इलाके में चाइना बहुत सारी जगहों के ऊपर रीनेम उन इलाकों को कर रहा है, उनको चाइनीज नेम दे रहा है। उसके बदले में आज इंडिया ने भी कहा है कि 30 प्लेसेस इनसाइड इंडिया तिब्बत हम जो है उनको भी रीनेम कर रहे हैं और इंडियन नेम हम उनको दे रहे हैं। ये सारी की सारी डिटेल्स जो है 30 प्लेसेस की ये ऑफिशियली इंडियन मिलिट्री पब्लिश करेगी और इसको इनकॉर्पोरेट किया जाएगा अपडेटेड जो मैप है LAC के पास उसके अंदर। तो भाईजान एक तरफ तो आप कह रहे हैं चाइना के साथ हम जो है वो दोस्ती बना के चलना चाहते हैं, दूसरी तरफ फिर आप ये कर रहे हैं, तो चाइना के साथ दोस्ती कैसे बनेगी आपकी पायन? ये तो फिर लड़ाई चलती रहेगी ऐसे। तो बहरहाल जी इनका मतलब है। अच्छा जनाब, सुखविंदर सिंह जो कि एक फर्नीचर का ओनर है हरियाणा के कैथल एरिया के अंदर, वो बेचारा जिस वक्त अपनी रेलवे लाइन एक क्रॉस कर रहा था, क्योंकि उसका जो घर है वो उसके रेलवे लाइन के पास है, वहां जा रहा था, तो 2 मोटरसाइकिलिस्ट जो हैं वो आए और उन्होंने इसको कहा ओए खालिस्तानी जल्दी जल्दी चल। उसके ऊपर सारे इनको भी गुस्सा आया, उन्होंने कहा जी शट अप, मैं कोई खालिस्तानी नहीं हूं। उसके बाद वो कहता है जी कि फिजिकल और ये इनका वर्बल अब्यूज जो शुरू हो गया, वो उसको गालियां देते रहे। और एक लड़के के पास जो थी वो सोटी थी, एक के पास जो है वो ब्रिक्स थी, यानी कि वो थी ब्रिक क्या होती है, ईट थी, वो उसके साथ वो इसको मारते रहे। इतना मारा कि ये जो है कैथल का जो सिविल हॉस्पिटल है वहां पे पहुंच गया और इसके सर जो है फटा हुआ था, उसको जो है उसके ऊपर बैंडेज की गई। और उन्होंने ये भी इसको कहा कि अगर तू जो है जहां से गया नहीं तो तुझे मार देंगे और तुझे 1980
1994 याद कराएंगे। अच्छा, वो ये कहता है जी कि उन्होंने मुझे इतना मारा पीटा कि मेरी पगड़ी भी गिर गई, फिर इलाके के मारपीट के वो भाग गए तो इलाके के लोगों ने मुझे फिर संभाला और फिर पुलिस को बताया और पुलिस ने अब FIR लिखाई है और लिखी है। और इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बड़ी कंसर्न्ड है कि ये रेडिकलिज्म जो है ये फिर से रिसर्ज ना करे पंजाब के अंदर। उसकी वजह यह है कि अभी जो 2024 के जो इलेक्शंस हुए हैं लोकसभा के, उसके अंदर दो, अकॉर्डिंग टू इंडियन गवर्नमेंट, जो दो रेडिकल्स हैं अमृतपाल सिंह और सरबजीत सिंह खालसा, ये अब वहाँ से पंजाब से जीते हैं और वो कह रहे हैं जी कि इस तरह के अगर एलिमेंट्स और आगे ये सियासत में तो फिर बड़ा मुश्किल होएगा। लेकिन आज इस वाक़े के ऊपर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं हरजिंदर सिंह धामी, उन्होंने इसको बड़ा कंडेम किया है। उन्होंने कहा जी कि सिक्स के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा धचका मिला है और हरियाणा गवर्नमेंट को उन्होंने कहा जी कि फ़ौरन इस मैटर का आप नोटिस लें। और जनाब, आज है सिद्धू मूसेवाले की बर्थ एनिवर्सरी और उसके म्यूजिक को आज लोगों ने याद किया। सिद्धू मूसेवाले की डेथ उस वक्त हो गई थी जब वो 29 इयर्स का होने वाला था, तो फैंस ने आज उसके म्यूजिक को और उसके लिरिक्स को याद किया और उसके अंदर जो खास तौर पे उसके 5 गाने हैं उसको तो बहुत ज़्यादा याद किया। एक तो था उसका जो गाना जो उसकी अनटाइमली डिमाइस के वक्त रिलीज हुआ था, द लास्ट राइड 2022, ये जो है इट पेज होमेज टू तुपक शकूर, जिसका के मर्डर बिल्कुल इसकी तरह बड़े यंग एज में कर दिया गया था और ये बड़ा ही जो है वो पॉपुलर गाना है क्योंकि इसमें वो कहते हैं जी कि सिद्धू मूसेवाले ने प्रिडिक्ट किया था कि मैं भी ऐसे मर जाऊंगा। इसके अलावा 295 जो इसका दूसरा एक ट्रैक है वो भी ह्यूजली पॉपुलर है और उसके अंदर जो है ये बड़ा सिग्निफिकेंट है इसलिए कि एग्जैक्टली 29/5 को इसकी जो है वो डेथ हुई थी। तो लोग समझते हैं कि शायद इसने जो है प्रिडिक्ट की हुई है इस गाने में अपनी डेथ ये, लेकिन गाना इसने बनाया था मूसेवाला ने सेक्शन 295 ऑफ इंडियन पीनल कोड के ऊपर, जिसमें के डिस्ट्रक्शन एंड डिफाइलमेंट ऑफ रिलीजियस प्लेसेस जो है वो दैट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। और अभी रिसेंटली लोकसभा के जो इलेक्शंस थे उसके बीच में भी राहुल गांधी जी ने इसका जिक्र किया था और उनसे जब पूछा गया कि आप कितने सीटें जीतोगे तो उन्होंने भी इसका जिक्र किया था। तो यानी कि 295 जो है वो एक्सपेक्ट वो कहते थे हम कर रहे हैं, तो इस तरह की इसलिए भी बड़ा सिग्निफिकेंट रहा। और एक इनका गाना आया था लेजेंड 2019 में, तो जाहिर है कि ये सिद्धू मूसेवाला जो है वो लेजेंड ही थे, तो इसलिए वो गाना भी आज लोगों ने याद किया क्योंकि लोग इनको जो है लेजेंड ही समझते हैं। इसके अलावा इनका जो सिद्धू मूसेवाले का गाना था तक्का, जो कि आया था 2019 में और ये इन्होंने कोलैबोरेट किया था पंजाबी सिंगर अफसाना खान के साथ, जिसमें कि अंदर बताया गया था कि इनकी कुछ लड़ाई झगड़ा चल रही है जो काउंसलर जो स्टूडेंट काउंसलर जो इलेक्शंस हैं उनके साथ, और इसको बड़ा मास्टरपीस समझा जाता है सिद्धू मूसेवाले का। और इसका लास्ट गाना 5वां गाना यानी कि जो 5 गाने आज हम इनको याद कर रहे हैं, वैसे तो बेशुमार ही इनके गाने हैं। सेम बीफ 2019 में जो आया था, बड़ी फायरी किस्म की कोलैबोरेशन थी सिद्धू मूसेवाले की बोहेमिया के साथ और इसके अंदर जो फ्रेंडशिप है उसको बड़ा हाईलाइट किया गया था। तो ये आज लोगों ने जी ये इनको भी और इनके ये 5 मशहूर गाने याद किए। दिलजीत दोसांझ साहब जो हैं उनकी आज फिल्म जट एंड जूलियट 3 का ट्रेलर लॉन्च हुआ है और ट्रेलर लॉन्च के ऊपर आज बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है दिलजीत दोसांझ साहब ने कही। उन्होंने कहा कि ये जो इसका प्रोड्यूसर था दर्शन ग्रेवाल, उसके साथ मेरी लड़ाई हो गई थी और ये मैं फिल्म नहीं करना चाहता था, लेकिन जब मुझे उन्होंने कहा कि आप आएं, आपके साथ हम फिल्म करना चाहते हैं, तो मैंने अपने मैनेजर को कहा कि चलो हम उसके ऑफिस में जाके उसके मुंह पे जाके उसको ना बोलते हैं। लेकिन जब वो कहते हैं जी मैं उसके ऑफिस में गया प्रोड्यूसर के ग्रेवाल के, तो उसने मेरे सामने ब्लैंक चेक रख लिया और उसने कहा पाजी आप अमाउंट फिल कर लो क्योंकि फिल्म तो आप ही करोगे। तो कहते हैं मैं अपने मैनेजर को साइड पे लेकर गया और मैंने कहा कि जरा रिसर्च करो इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसे कौन लेता है, तो हमें पता चला कि गुरदास मान साहब जो हैं वो लेते हैं। तो हमने उतने ही पैसे बताए, ग्रेवाल ने उसको ना नहीं किया और उसने कहा जी ना सिर्फ आप ये अमाउंट लिखें बल्कि इसके अंदर टैक्स भी भर लें और 1 लाख रुपया और आप जोड़ लें। कहते हैं जी फिर तो मेरे पास कोई ना करने का कोई सवाल ही नहीं था क्योंकि ग्रेवाल ने कहा कि पाजी फिल्म तो आप ही करोगे। तो बस वो कहते हैं जी फिर जितने पैसे थे फिर मैंने लिखे और मैं बड़ा हैरान हुआ और फिर मैंने जनाब ये फिल्म की। प्राइम वीडियो जो है उसने जनाब मिर्जापुर सीजन 3 का आज जो एक टीजर है वो ड्रॉप किया है और उससे पता चला है कि ये जो एयर किया जाएगा जुलाई 5 से किया जाएगा और इसका एक कोलाज सा बनाया गया है जिसके के अंदर बहुत सारे आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं, खासतौर पे त्रिपाठी साहब जिसको बड़ा लोग पसंद करते हैं और अली फजल वो देखे जा सकते हैं। इसके अंदर जो वॉइस ओवर है
वो बता रही है कि क्या आने वाला है, खासतौर पे वो जो बैटल ऑफ जंगल जो है उसकी वो बात करता है, और उसके अंदर वो कहते हैं कि सिर्फ शेर जो है जंगल के अंदर कंटेंडर सिर्फ वही नहीं होता है, बल्कि वाइल्ड कैट्स, चीते, फॉक्सेस, हाइना और क्रोकोडाइल्स जो हैं वो भी जंगल के ऊपर राज करना चाहते हैं। और मसला जो है एट द एंड ऑफ द डे है कि जंगल के अंदर सरवाइव कैसे किया जाए। तो लोग जो हैं अब बड़े हो गए हैं एक्साइटेड कि जनाब ये कैसा होगा। और जनाब आज पाकिस्तान ने कनाडा को हराया 7 विकेट से। इसके अंदर जो रिजवान थे उन्होंने 53 स्कोर किया। नसाओ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क के अंदर ये मैच चल रहा था। टॉस जीतने के बाद बाबर आजम ने कनाडा को पहले बैटिंग के लिए कहा। साइम अयूब जो था उसको आज रिप्लेस किया गया था आज के मैच के लिए इफ्तिखार अहमद से। कनाडा की टीम ने भी एक चेंज की थी, रविंदर पाल सिंह को रिप्लेस किया था दिलप्रीत बाजवा से। कनाडा के आरोन जॉनसन जो है उन्होंने 52 रन बनाए। कनाडा ने पोस्ट किया 106 फॉर 7। पाकिस्तानी बॉलर्स जो थे वो वैसे तो सही कर रहे थे लेकिन बड़ी स्लो बॉलिंग कर रहे थे शुरू में, लेकिन फिर भी मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट्स फॉर 13, हारिस रऊफ ने 2 फॉर 26 और आमिर जो है उसको प्लेयर ऑफ मैच का अवार्ड भी दिया गया। कनाडा के पास अब 2 पॉइंट्स हैं आफ्टर लॉस टू यूएसए बट 12 रन विन ओवर आयरलैंड, और पाकिस्तान के भी आज के मैच को जीतने के बाद 2 पॉइंट्स हैं। इसके ऊपर जो है अब ये जो पाकिस्तान हारा है बैक टू बैक मैचेस, उसके ऊपर बड़ी टिप्पणियां लोग कर रहे हैं। कल भी हमने आपको बताया था, आज भी फॉर्मर इंग्लैंड जो कैप्टन है माइकल वॉन उन्होंने, और जो ऑस्ट्रेलियन लेजेंड है एडम गिलक्रिस्ट, उन्होंने बड़ी टिप्पणियां दी हैं। माइकल वॉन ने तो ये कहा है जी कि शाहीन शाह अफरीदी को ही कैप्टन होना चाहिए। आपको पता ही है कि पहले शाहीन शाह को बनाया गया था, फिर बाबर आजम को हटा के फिर बाबर आजम को जो पीसीबी मैनेजमेंट है वो फिर से लेकर तो है वो आ गई थी। तो उन्होंने कहा जी कि अगर किसी क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर किसी टीम की इस तरह की जो सैकिंग ऑफ कैप्टन मिड मैच की जा सकती है तो इस चीज के अंदर पाकिस्तान बिल्कुल फेवरेट्स जो है वो होंगे। और पाकिस्तान की टीम जो है उसने बिलीव कर लिया है, ये अपने आप को समझा लिया है कि वो इंडिया को कभी भी बीट नहीं कर सकते हैं, वरना पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है, वो कुछ भी कर सकती है, बट ये इट्स सिंपल एज दैट। उन्होंने सोच लिया कि हम इंडिया को नहीं हरा सकते। इसके साथ साथ उन्होंने इमाद वसीम के बारे में कहा कि उनकी परफॉर्मेंस जो बहुत बैड जो चल रही है उसके बारे में उन्होंने कहा जी कि 23 डिलीवरीज पे 15 रन उन्होंने दिए, कोई सिंगल भी बाउंड्री जो नहीं दी थी, तो 12 डॉट बॉल्स जो आगे थे उसकी वजह से पाकिस्तान के ऊपर बेतहाशा प्रेशर भी आया था। सलीम मलिक साहब जो हैं उन्होंने भी ये वॉन ने नहीं कहा, ये सलीम मलिक साहब जो हैं उन्होंने कहा। सलीम मलिक साहब ने कहा जी कि ये जो इमाद वसीम साहब ने ये जो कुछ भी किया है तो उसकी वजह से पाकिस्तान पे प्रेशर आया था, और उन्होंने कहा जी कि मुझे तो लग रहा था कि जैसे इमाद वसीम ने फिक्सिंग की हुई है और जानबूझ के वो जो डिलीवरीज है वो खाता जा रहा था, और जो है वो उसने जानबूझ के पाकिस्तान को हराने की कोशिश की। आपको पता ही है कि सलीम मलिक साहब जो हैं उनको ऊपर खुद मैच फिक्सिंग के एलिगेशंस आए थे और उनको जो है बैन लगा दिया गया था कि आइंदा वो कभी भी खेलेंगे नहीं इन 2000, लेकिन बाद में फिर ये बैन इनके ऊपर से लिफ्ट किया था 2007 में। ये जो एलिगेशंस इन्होंने इमाद वसीम के ऊपर डाले हैं, इसके ऊपर ऑस्ट्रेलियन लेजेंड एडम गिलक्रिस्ट जो हैं उन्होंने कहा जी कि मैं तो बड़ा हैरान हूं कि सलीम मलिक जैसा आदमी जिसके ऊपर खुद मैच फिक्सिंग के जो हैं वो एलिगेशंस आए हैं, वो दूसरे लड़के के ऊपर ये एलिगेशंस कैसे दे सकता है। और ये जो सोशल मीडिया वाले इसको इमाद वसीम को कॉन्स्टेंटली ये एक्यूज कर रहे हैं कि इसने जानबूझ के डिलीवरीज खाई हैं और ये कुछ किया है, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जो एक्यूजेशंस हैं ये कहां से आ रहे हैं, कोई आपके पास सबूत है कि नहीं है। तो बहरहाल जी चीज़ें गर्म हैं आजकल। और जनाब हम जब अभी क्रिकेट का सेगमेंट शुरू करेंगे तो 2 और भी मैचेस हैं आज के, श्रीलंका वर्सेस नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नामीबिया, उसकी भी हम आपको डिटेल्स देते जाएंगे क्योंकि ये 2 मैचेस भी आज हैं। एक तो पाकिस्तान और कनाडा का था और बाकी के श्रीलंका, नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया वर्सेस नामीबिया। कार्लोस अल्कराज 21 ईयर्स के हैं जी। ही हैज बिकम द यंगेस्ट प्लेयर टू विन ग्रैंड स्लैम टाइटल on all 3 surfaces, hard court, clay and grass, and he has become the first Spaniard to win French Open since Rafael Nadal in 2022. Nadal को जिसको कि किंग ऑफ क्ले कहा जाता है, उसने आज सोशल मीडिया पे इसको कार्लोस को बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया। और नडाल जो है उसके पास पहले ये रिकॉर्ड था टू विन ऑस्ट्रेलियन ओपन एट द एज ऑफ 22, और अब कार्लोस ने ये जो है इसका रिकॉर्ड तोड़ा है।
कार्लोस ने डिफीट किया था अलेक्जेंडर ज़वेरेव को इन अ सेट ऑफ 6-3, 2-6, 5-7, 6-1 एंड 6-2 एट द फिलिप कॉटिये कोर्ट इन पेरिस ऑन संडे जून 9। जो एल्करेज है उसने जो है अब 4 में से जो 3 बड़े टेनिस के इवेंट्स हैं उनको विन किया। 2022 का यूएस ओपन, विंबलडन का 2023 और अब जो है ये रोनाल्ड गैरिस। और इसके साथ साथ जो स्पेन की रॉयल फैमिली है उसने भी अल्करेज को आज बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट किया है। एंड जनाब लायनल मेसी, नन अदर देन लायनल मेसी, इंटर मिलान के नंबर 10 जर्सी जो है फॉर सेकेंड ईयर रनिंग इन अ रो नंबर 1 जर्सी जो है उसको क्लेम किया गया है ऑन द लिस्ट ऑफ एडिडास MLS टॉप सेलिंग जर्सीज। वो कहते हैं जी कि इसकी प्रेजेंस की वजह से इंटर मिलान के अंदर प्रॉफिट्स जो हैं इसके बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं और स्पॉन्सरशिप्स जो हैं वो भी 17% बढ़ गई हैं और जो है ये इसकी वजह से जो है बहुत सारा बिजनेस जो है वो क्लब में आया है। ये तो टॉप के ऊपर है। उसके बाद नंबर 2 पे जिसकी जर्सी है वो है यूरोगोइन प्लेयर लुइस सोरेज और फॉलोड बाय FC सिंसिनेटी प्लेयर लुसियानो एकोस्टा और कोलंबस क्रू प्लेयर जो है कूचो हर्नांडेज। तो ये है जनाब जर्सीज भी जो हैं वो भी, अब प्लेयर तो नंबर 1 नंबर 2 होते थे, अब जर्सीज भी इनकी नंबर 1 नंबर 2 है। बस क्रेज ही ऐसा जी फिट बाल का साकर का।